नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री आवर पास्ट थर्ड का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश पावर। ट्रेड यानी व्यापार, टेरिटरी यानी साम्राज्य, इस्टेब्लिश करना यानी कि स्थापित करना, यानी कि ट्रेड से लेकर टेरिटरी तक कंपनी ने अपना जो साम्राज्य जो अपना अपनी सत्ता थी, अपनी जो पावर थी उसको इस्टेब्लिश कर दी है यहाँ पे। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। देखो, जो मुगल रूलर थे बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, तो पावरफुल मुगल रूलर्स में से औरंगजेब जो थे वे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। ही established control over a very large part of the territory that is now known as India। इंडिया जिसको जिसको आज हम इंडिया बोलते हैं, आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं, उस की टेरिटरी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, एक ही बहुत बड़े हिस्से पर औरंगजेब ने जो कंट्रोल था इस्टेब्लिश किया था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। असर्टिंग यानी कि दावा करना। ठीक है, जो मुगल रूलर थे उनको सूबेदार बोला जाता था। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है दोस्तों, जो मुगल गवर्नर थे, बहुत सारे मुगल गवर्नर और बड़े बड़े जमींदार जो थे, ये क्या करना स्टार्ट कर दिए, ये अपनी जो अथॉरिटी थी उसका दावा करना स्टार्ट कर दिया और अपनी पावर दिखाने लगे। एंड स्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम, और रीजनल किंगडम स्टैब्लिश करने लगे। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। देखो क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे रीजनल किंगडम्स जो है कि इंडिया के वेरियस पार्ट में इमर्ज होने लगे। तो इससे क्या हुआ, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। जैसा कि दिल्ली पहले एज ए इफेक्टिव सेंटर काम करता था, अब वो ज्यादा दिन तक एज ए इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British। By the second of the 18th century यानी कि 18th century के हाफ तक, 18th century का हाफ मतलब यानी कि 18th century 1751 टू 1800। ठीक है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ दैट इज यानी कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक एक ब्रिटिश नाम का एक नया पावर जो था पॉलिटिकल होराइजन में इमर्ज हो रहा था, या एक नई शक्ति इमर्ज हो रही थी। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, इसकी इच्छा ना हो। एक्वायर मतलब कि प्राप्त करना। ठीक है, तो क्या आप जानते हो जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वे ओरिजिनली यानी कि पहले एज एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे इंडिया में। एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और वो टेरिटरी को एक्वायर करने में उनको कोई भी दिलचस्प नहीं था, उनकी इच्छा नहीं थी। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ अ वास्ट एम्पायर। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि एक दिन इस एक बड़े से साम्राज्य के मास्टर बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर में ये कैसे हुआ। जैसे फिगर 1 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर हैं और उनके बेटे कैप्टन हडसन के द्वारा क्या क्या किए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर। देखो, औरंगजेब के बाद कोई भी उतना शक्तिशाली मुगल रूलर नहीं हुआ। बट मुगल एम्परर कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट। बट एक प्रतीक के रूप में मुगल एम्परर को अभी भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था। ठीक है, इन फैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, एक्चुअली क्या हुआ, एक बहुत मैसिव रिबेलियन मतलब बहुत बड़ा विद्रोह। रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह। एक्चुअली क्या हुआ कि जब 1857 में ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा विद्रोह इमर्ज हुआ, छिड़ गया। बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट द टाइम वाज सीन एज द नेचुरल लीडर। तो उस टाइम क्या हुआ दोस्तों, जो विद्रोही थे, जिन्होंने विद्रोह किया था, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेचुरल लीडर मान लिया। वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, जब कंपनी ने रिवोल्ट को खत्म कर दिया, उसको कुचल दिया, मतलब रिवोल्ट को शांत कर दिया, विद्रोह को, बहादुर शाह जफर वाज फोर्स टू लीव द किंगडम। तो बहादुर शाह जफर को कंपनी ने मजबूर कर दिया किंगडम को छोड़ने के लिए। एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और उन्हीं के सामने उनके जो बेटे थे, उनके बेटों की हत्या कर दी, मतलब उनको मार दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट में आती है, जैसे यहाँ से ब्रिटिश आइलैंड से ये ईस्ट में आती है। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East। 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको इंग्लैंड की जो रूलर थी उस टाइम की, क्वीन एलिजा फर्स्ट के द्वारा एक चार्टर मिलता है। अक्वायर मतलब प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक चार्टर एक्वायर करती है, इससे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, जो कि उस टाइम की इंग्लैंड की क्या थी, रूलर थी। ठीक है, तो इस चार्टर के अकॉर्डिंग इट ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, जो कि एक सोल राइट इनको दे रहा था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ईस्ट में आपको पास एकाधिकार है, आपकी आप ही के पास है एक अधिकार है, जो कि ईस्ट में आप ट्रेड कर सकते हो। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि सोल राइट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, हुआ क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ से आई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ईस्ट में जब व्यापार के लिए मिला था, परमिशन मिला था, मतलब कि जो चार्टर ग्रांट किया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये केवल अकेले, यानी कि अब सपोज, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम सोल राइट का मतलब होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सोल राइट। देखो, जो चार्टर ग्रांट किया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका ये मतलब था कि ईस्ट साइड में केवल आप जो है कि व्यापार कर सकते हो, आपके अलावा कोई दूसरा आपको compete करने वाला नहीं होगा। यानी कि अगर सपोज आप इंग्लैंड है, ठीक है, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड में 5 कंपनीज हैं, कंपनी ए बी सी डी ई, और ई कंपनी जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो किसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिल जाता है, जो कि उसको एक ग्रांट करता है, ये परमिशन देता है कि ईस्ट साइड में, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड के ईस्ट साइड में केवल आप व्यापार करोगे। ठीक है, आप केवल वहां पे ट्रेडिंग करोगे, आपके अलावा वहां पे कोई भी compete नहीं कर सकता आपको। यहाँ पे बात हो रही इन चारों की, इन ये चार जो हैं, आप यहाँ पे नहीं जाएंगे व्यापार करने, इनको मैं कहीं पे भेज दूंगी, बट ये आपकी जगह पे जाएंगे ही नहीं। ईस्ट में केवल और केवल आपको व्यापार करना है। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक डॉक्यूमेंट मिला, यानी कि एक चार्टर मिला, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था। ठीक है, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई अदर कंपनी जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो compete नहीं करती, कंपटीशन नहीं कर सकती। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस। तो इससे क्या हुआ, इस चार्टर के थ्रू दोस्तों, जो कंपनी थी वो अक्रॉस द ओशियन वेंचर कर सकती थी, यानी कि व्यापार कर सकती थी, वहां पे जा सकती थी, एक ओशियन के क्रॉस वो व्यापार कर सकती थी, या ओशियन के क्रॉस जाकर वो नए नए लैंड की तलाश कर सकती थी, जहां से वह गुड्स को, यानी चीजों को सस्ते दाम पर खरीद सकती थी और उसको इंग्लैंड में लाकर हायर प्राइसेस पे बेच सकती थी। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। जहां देखो वही बात यहाँ पे किया कि कंपनी को डरने की या फियर होने की, कंपटीशन से डरने की कोई जरूरत नहीं थी अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से। ठीक है, mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition, excluding मतलब बचकर, and primarily मतलब मोटे तौर पर या मुख्य तौर पर, so that they could buy cheap and sell dear का मतलब है हायर प्राइसेस पे। ठीक है, तो जो पहले देख लेते हैं मर्केंटाइल क्या होता है। मर्केंटाइल अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस। तो नॉर्मली दोस्तों जो मर्केंटाइल होता है एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है, जो कि प्रॉफिट बनाता है मोटे तौर पर, किससे, ट्रेड के थ्रू, कि वह चीजों को सस्ते दामों पर खरीदता है और हायर प्राइसेस पे वो बेचता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, उन दिनों दो डे, यानी कि उन दिनों जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी वो मोटे तौर पर कंपटीशन से बचकर ही प्रॉफिट बनाती थी, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, ताकि वे चीजों को सस्ते दामों पर खरीद सकें और महंगे दामों पर, हायर प्राइसेस पे बेच सके। यानी कि अगर आप सोचो, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है या कोई भी एक मर्केंटाइल कंपनीज है, यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, अब यहाँ पे वो जाती है व्यापार करने के लिए, चीज को खरीदने के लिए कोई एक एरिया, यहाँ पे एक मान लो कोई भी जो इसको बेचने वाला है अपनी बोलता है, सपोज कोई अनाज है, बोलता है क्रॉप का जो कीमत है वो 50 रुपीज है, समझना इस चीज को। बट यहाँ पे कंपनी, एक चीज और याद रखना, इस पूरे एरिया में कंपनी एक ही है, जो कि इंग्लैंड से आई केवल एक ही कंपनी है, बट ये बोलती है नहीं, मुझे ये जो कीमत है इसकी, मैं इसको केवल 20 रुपीज दे सकता हूँ, ये बोलेगा नहीं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी लेती ही नहीं थी, छोड़ देती थी, तो और इसका जो भी फसल था, जो भी इसका गुड्स था, वो खराब हो जाता था, क्योंकि अदर कंपटीटर्स उस एरिया में थे ही नहीं। इस वजह से इस बेचारे को 50 रुपए की कीमत, जो चीज है, केवल 20 रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देना पड़ता था। तो ये 20 रुपए में लेकर यूरोप चली जाती थी वापस, और इसको 50 से भी ज्यादा, मतलब हायर प्राइस में बेचती थी। The Royal Charter, however, could not prevent other European power from entering the Eastern market. देखो, जो रॉयल चार्टर था, जो डॉक्यूमेंट था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, तो यह अदर जो यूरोपियन पावर्स थी उनको ईस्टर्न मार्केट में एंटर करने से नहीं रोक सकता था। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, around the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean,
The Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. By the time यानी कि जब तक की जो फर्स्ट इंग्लिश शिप थी वह अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से सेल करते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए जब तक वहां पे पहुंचती, द पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। तब तक जो पोर्चुगीज थे वो अपना प्रेजेंस जो है इस्टेब्लिश कर लिए थे कहाँ पे, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। यहाँ तक कि वे अपना बेस जो था, अपना जो ठिकाना था गोवा में ऑलरेडी बना चुके थे। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती, जब तक वो यहाँ से उसकी फर्स्ट शिप जो थी यानी कि ब्रिटिश की फर्स्ट शिप यहाँ से चलती और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को पार करते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए जब तक वो यहाँ पे पहुंचती, तब तक जो पोर्चुगीज अपना बेस जो है यहाँ पे स्टेब्लिश कर चुके थे, ऑलरेडी वेस्ट कोस्ट पे आ गए थे और उनका बेस भी था कहाँ में, गोवा में उनका बेस था। ठीक है। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1948. In fact, यह वास्को डी गामा थे जिन्होंने, जो कि एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर क्या होते हैं? एक्सप्लोरर ऐसे लोग होते हैं जो कि नए नए एरिया की खोज करते हैं। ठीक है। यानी कि वास्को डी गामा क्या थे? एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे who had discovered this sea route to India in 1498, जिन्होंने यह रूट जो था इंडिया को जाने वाला यह रूट 1498 में खोज किया था। ठीक है। इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, यानी कि एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा इस रूट को, कौन से रूट को, यहाँ से यानी कि इंडिया को जाने वाला रूट, इसके पहले कोई भी इस रास्ते को नहीं जानता था। तो 1498 में किसने इसकी खोज की, किसने इसको डिस्कवर किया? पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा ने। बाय द अर्ली 17th century, द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन। यानी कि 17th सेंचुरी की शुरुआत तक जो डच थे वे भी इंडियन ओशियन में ट्रेड की जो पॉसिबिलिटीज थी उसको खोज रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे। सुन द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जल्द ही जो फ्रेंच ट्रेडर थे वो भी उस सीन पे आ गए, उनके सामने आ गए। ठीक है। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। प्रॉब्लम क्या थी, आखिर में सारी कंपनीज आई तो उनको दिक्कत क्या है भाई, हो सकता है दूसरी जो कंपनी है दूसरी चीज खरीदने आई हो। ठीक है। बट प्रॉब्लम ये थी कि सारी जो कंपनी थी दोस्तों, सारी इंटरेस्टेड थी कि सेम थिंग बाई करेंगी। क्या? The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. यानी कि जो इंडिया में फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता है, यूरोप में उसका बहुत ही बड़ा मार्केट था। यानी कि यूरोप के लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद करते थे। पेपर, क्लव, कार्डमम एंड सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड। पेपर यानी कि मिर्च, और क्लो मतलब होता है लौंग, और कार्डमम का मतलब होता है इलायची, और सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी। ठीक है। तो यूरोप में पेपर, क्लव्स, कार्डमम और सिनेमन यानी कि मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची इलायची जो थी उसका भी बहुत ज्यादा डिमांड था। यानी कि यूरोप के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था। कंपटीशन अमंग्स्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. Inevitably मतलब होता है कि अनिवार्य रूप से, पुश्ड अप द प्राइसेस मतलब प्राइसेस जो थी उसको पुशअप कर दिया, एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज यानी जिसपे खरीदी जाती थी, एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, यानी इसने क्या किया, जो प्रॉफिट जो कमाई जा सकती थी उसको भी रिड्यूस कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, इस चीज को समझना, अभी जस्ट हमने समझा था कि क्या देखा था कि क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल उस सोल ट्रेडिंग का यहाँ पे राइट था। बट यहाँ पे क्या हुआ, अदर जो ईस्ट कंपनीज मतलब वेस्ट साइड की जो कंपनी थी, या जो पोर्चुगीज का हम ले ले, अदर यूरोपियन जो कंपनीज थी, फ्रेंच भी आ गए। अब सारे लोग कहाँ पे आ गए, इंडिया में। अब सारे लोग सेम ही चीज बाई कर रहे हैं, कौन सा, दी कॉटन एंड सिल्क, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था। सारे के सारे को यही चाहिए, और उनको क्या चाहिए था, मिर्च, क्लव, कार्डमम, सिनेमम, सारे के सारे यही मांग रहे थे। अब इससे क्या हुआ, अब जो इंडिया में जो लोग थे जो बेच रहे थे इन सब चीजों को, जब उन्होंने देखा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने इन चीजों का प्राइस जो है बढ़ा दिया। अब देखो क्या हुआ, अब सीधी सी बात है, जब प्राइस बढ़ा दिया यानी जो चीज 20 रुपए में जाती थी, ये 50 डिमांड करते थे, अब उसको इन्होंने 60 कर दिया, और मजबूरन बस
ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसको बाई कर रही है और अदर जो कंपनी थी उसको बाई कर रही है, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब इससे क्या होगा, अब आप खुद सोचो, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी 20 रुपए में 50 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीदती थी, मे बी उसको 100 में बेचती थी, उसको सीधे मुनाफा होता था कितने का, 80 रुपीज का। अब वही कंपनी उस चीज को 60 टू 70 में खरीद रही है, यानी सपोज 60 में खरीद रही है और उसको प्रॉफिट हो रहा है केवल 40 रुपीज का, सीधे उसका मतलब आधा नुकसान हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि कंपटीशन अमंग द यूरोपियन, यानी कि जो यूरोपियन कंपनीज के बीच जो कंपटीशन था, इन्वेटिवली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दिस गुड कुड बी परचेज, यानी कि जिस प्राइस पे ये गुड्स ये सामान जो थे परचेज किए जा सकते थे, उससे भी ज्यादा प्राइसेस जो है पुशअप हो गई, मतलब बढ़ गई इंडियन मार्केट में। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, और इससे क्या हुआ, जो प्रॉफिट कमाई जा सकती थी उसको भी ये रिड्यूस कर दिया। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors। अब देखो, केवल एक ही तरीका था जो ट्रेडिंग कंपनी के लिए कि वे फ्लोरिश कर सकती हैं, अच्छा खासा मतलब कमा सकती हैं, कि जब वे एलिमिनेट कर दें अदर राइवल कंपटीटर्स को। राइवल यानी कि उनके जो विरोधी कंपटीटर्स हैं, अब एक दूसरे के विरोधी ना होंगे जब जहाँ पे कंपटीशन होगा, ठीक है, तो उनको खत्म करना था। इससे क्या होता है, अर्ग टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फेयर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। अर्ग मतलब होता है आवश्यकता, यहाँ पे आवश्यकता अर्ग का मतलब होगा। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, कि हमने देखा कि अब उनके पास केवल एक चारा बचा था कि वे अपने राइवल जो कंपटीटर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दे, एलिमिनेट मतलब खत्म कर दे। दी अर्ग टू सिक्योर मार्केट, यानी कि अपना मार्केट सिक्योर करने की आवश्यकता ने अदर जो ट्रेडिंग कंपनी जो थी वो आपस में बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। For the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships। पहले हम ये देख लेते हैं कि बैटल क्यों है। अब सपोज यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पे कोई पोर्चुगीज कंपनी है, यहाँ पे कोई फ्रेंच कंपनी है। अब सारी की सारी आ रही है इंडिया में, सारे के सारे को सेम चीज चाहिए। अब इससे जो इंडिया का जो बेचने वाला था उसने क्या दाम बढ़ा दिया। अब सपोज ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही, अगर मैं अपने राइवल कंपटीटर्स हैं, यानी कि इन दोनों को, पोर्चुगीज को फ्रेंच को खत्म कर दूं, तो हमें वही सामान जो मैं अभी 70-60 में या 60 या 70 में ले रहा हूँ, वही मुझको 20 में पहले जैसा मिलने लगेगा। इस वजह से इसने पोर्चुगीज पे हमला किया, फिर फ्रेंच पे हमला किया, फ्रेंच ने सेम चीज सोचकर ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला किया। इससे क्या हुआ कि एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ गया। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, यानी कि 17th और 18th सेंचुरी में दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप। ये जो सारी कंपटीटर्स थी, जो सारी ट्रेडिंग कंपनियां थी, ये एक दूसरे को शिप को डुबो देती थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अगर पाती तो पोर्चुगीज की शिप डुबो देती थी, पोर्चुगीज पाती ईस्ट इंडिया की डुबो देती या फ्रेंच की डुबो देती। सिंक मतलब डुबोना, ठीक है। तो जब भी इनको मौका मिलता 17th और 18th सेंचुरी में, ये एक दूसरे के शिप को क्या करते थे, डुबो देते थे। ब्लॉकेडेड रूट्स, यानी उनके रूट ब्लॉक कर देते थे। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाइड ऑफ गुड्स, और राइवलशिप को रोक देते थे, एंड प्रिवेंट राइवलशिप को रोक देते थे फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। सब मतलब कि अगर जो शिप सप्लाई ऑफ गुड्स यानी अपने साथ सामान लेके जा रहा है यूरोप, उसको रोक देते थे कि ये अगर सामान लेके जाएगा नहीं यूरोप में, यहीं पे रह जाएगा, इसका सामान बिकेगा नहीं, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इस वजह से ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो अब क्या हुआ दोस्तों, जो ट्रेड था, जो व्यापार था, अब आर्म के भरोसे चल रहा था, यानी हथियार के भरोसे चल रहा था। जब ट्रेडिंग होती थी, मतलब जहाज पे अपने साथ आर्म लेके जाते थे। ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, जो ट्रेडिंग पोस्ट था उसके चारों साइड फोर्टिफिकेशन कर दिया गया जिससे वो सुरक्षित था। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। अब इससे क्या हुआ, जो इन्होंने एफर्ट किया, जो प्रयास किया कि अपने जो सेटलमेंट था उसको फोर्टिफाई करने में, जो इनका प्रयास था सेटलमेंट को फोर्टिफाई करने का और प्रॉफिट कमाने का, इससे क्या हुआ, इनका जो लोकल रूलर थे उनके साथ भी एक इंटेंस इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इस प्रकार कंपनी को ट्रेड और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से अलग रखने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, कि यह कैसे होता है, चलो हम देखते हैं। अब एक चीज पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों ये लोग डुबो रहे थे, इस चीज को समझना। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जा रहे थे, सपोज पोर्चुगीज के यहाँ से जा रहे थे, फिर अदर जो यूरोपियन जो यहाँ के यूरोपियन ट्रेडर्स थे, अदर वे लोग जा रहे थे। ये लोग क्या करते थे, या तो एक दूसरे पे पहले हमला कर, जब भी इनको मौका मिलता था एक दूसरे की शिप को डुबो देते थे, या रूट को ही ब्लॉक कर देते थे कई शिप के साथ। और मान लो कोई एक शिप जा रही है माल लदी हुई, जिसमें माल गुड्स जो है लदा हुआ है, उसको रोक देते थे, उनका माल जाने ही नहीं देते थे। ठीक, इससे क्या हुआ, फिर बाद में अदर जो कंपनी जो है सावधान हो गई, मतलब सारी कंपनी फ्रेंच पोर्चुगीज सारे के सारे ये लोग क्या करते थे, अपने साथ में जो है कि हथियार लेके जाते थे। और जो इनका पोस्ट था जहाँ पे
सब कुछ होता था, उसको क्या किया, फोर्टिफिकेशन करने लगे। अब भाई सीधी सी बात है, अब आप इंडिया में आके बाहर से यहाँ पे अपने किलेबंदी का जो किला है आपका, जो आपका बेस है, उसको फोर्टिफिकेशन करोगे, जो वहाँ का जो लोकल रूलर रहेगा उसके साथ इंटेंस आपको कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। अब यहाँ पे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड स्टार्ट कर दिया बंगाल में। दी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई, कहाँ कहाँ पे सेटअप हुई थी? हुगली रिवर के बैंक पे 1651 में 1651 में। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। यह वही बेस था जहां से कंपनी के ट्रेडर्स, जिनको उन दिनों या उस टाइम फैक्टर बोला जाता था, यहीं से ऑपरेट करते थे। ठीक है, यानी कि पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पे सेटअप होती है? और हुगली रिवर के बैंक पे 1651 में सेटअप होती है। ठीक, यह वही बेस था जहां से उस टाइम फैक्टर कहे जाने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके ट्रेडर्स यहीं से ऑपरेट करते थे। ठीक है, इन ट्रेडर्स को पहले क्या बोला जाता था? फैक्टर बोला जाता था उस टाइम। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। तो फैक्ट्री का एक वेयर हाउस था। वेयर हाउस यानी कि गोदाम, गोदाम को बोलते हैं वेयर हाउस को हिंदी में, जहाँ पे गुड्स जो था एक्सपोर्ट के लिए स्टोर किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल्स हैड। उसकी ऑफिसेस होती थी जहाँ पे कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो बैठते थे। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे जो ट्रेड था, जो व्यापार था, एक्सपैंड होता गया। एक्सपैंड का मतलब होता है कि फैलना। ठीक है, जैसे जैसे ट्रेड जो है फैलता गया, एक्सपैंड होता गया, द कंपनी परसुएडेड मतलब राजी करना या विनती करना, मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो व्यापार जैसे जैसे एक्सपेंड हो गया, जो कंपनी थी उसने मर्चेंट और ट्रेडर्स को मर्चेंट और ट्रेडर्स को राजी कर लिया कि आइए और आप फैक्ट्री के नियर बाय जो है सेटल हो जाइए। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। तो 1696 तक या 1696 तक कंपनी ने इस फोर्ट के अराउंड जो है बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड इस सेटलमेंट के अराउंड एक फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। 2 years later इट ब्राइब मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। ब्राइब मतलब होता है रिश्वत देना। ठीक है, 2 साल बाद तो कंपनी ने क्या किया, मुगल ऑफिसर्स को रिश्वत देकर, रिश्वत देने के बाद क्या किया इन्होंने, गिविंग द कंपनी जमींदार राइट ओवर 3 विलेज, यानी कि इन्होंने क्या किया, मुगल जो ऑफिसर थे उनको रिश्वत दिया और 3 विलेज का जो जमींदारी राइट था उसको खरीद लिया। वन ऑफ दिस वाज कालिकाता, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज नोन टुडे। इनमें से एक विलेज था कालिकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे हम क्या बोलते हैं? कोलकाता कहते हैं। इट आल्सो persuaded the मुगल emperor औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। फरमान क्या होता है? अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर, यानी कि एक रॉयल ऑर्डर, एक शाही, रॉयल मतलब होता है शाही आदेश। ठीक है, तो आगे इन्होंने और क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और क्या किया, इसने परसुएड कर लिया यानी राजी कर लिया किसको? मुगल एम्परर औरंगजेब को, टू इशू ए फरमान की औरंगजेब एक फरमान इशू करें। कैसा फरमान? ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, ताकि उस फरमान के अकॉर्डिंग जो कंपनी है, कंपनी को अधिकार है ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, बिना किसी ड्यूटी का वो ट्रेड कर सके। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। कॉन्टिन्यूअसली यानी कि लगातार, टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन, कंसेशन मतलब छूट, यानी जो कंपनी थी वो लगातार कोशिश कर रही थी कि वो ज्यादा से ज्यादा कंसेशन मिले, उसको ज्यादा से ज्यादा छूट मिले। एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, मैनिपुलेट का मतलब होता है कि फायदा उठाना। एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार, यानी कि जो कंपनी को विशेष अधिकार प्राप्त थे। यानी कि कंपनी लगातार क्या कोशिश कर रही थी? कंपनी लगातार यह कोशिश कर रही थी कि उसे ज्यादा से ज्यादा कंसेशन मिले और जो एग्जिस्टिंग विशेष अधिकार है उसको उसका अच्छे से फायदा उठा सके। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट टेंस यानी कि एग्जाम्पल के लिए जो औरंगजेब ने फरमान जारी किया था, तो इस उसके अकॉर्डिंग केवल कंपनी को ही राइट था, कंपनी के पास ही अधिकार था कि वह ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, बट जो कंपनी के ऑफिसर थे, हु वर, कौन से ऑफिसर? हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन दिस साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, यानी कि वे ऑफिसर जो कि साइड प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, मतलब कि एक हिसाब से बोल दे तो प्राइवेटली, निजी तौर पर। ठीक है, उनको
ड्यूटी पे करना पड़ता था, ठीक है? यानी कि जो औरंगज़ेब ने फरमान जारी किया था उसके अकॉर्डिंग केवल कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करना मतलब कंपनी के पास अधिकार था ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का। बट जो कंपनी के ऑफिसर्स थे जो कि साइड प्राइवेट ट्रेड करते थे, ठीक? उनके उनके पास ये अधिकार नहीं था, उनको ड्यूटी पे करना पड़ता था, ठीक है? दिस दे रिफ्यूज़ टू पे, तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने पे नहीं करने के लिए बोला, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। इससे क्या हुआ, बंगाल का एक बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है लॉस हो गया। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट? अब आप खुद ही सोचो, जब इतना ज़्यादा रेवेन्यू बंगाल का जो है कि नुकसान हो गया, तो इससे भला बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, इसका विरोध क्यों नहीं करते? ऑब्वियसली करते, ठीक है? जैसे लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया कि जो गुड्स थी आती थी, यहाँ पे जैसे गुड्स था, यहाँ पे लोड होता था, फिर एक्सपोर्ट होता था। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स? आखिर में ट्रेड से बैटल कैसे स्टार्ट हो गया? पहले तो ट्रेड चल रहा था, अब व्यापार से ट्रेड से लेकर हम युद्ध तक देखते हैं। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाई मतलब और जोर पकड़ लिया और तेज हो गया। तो 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से 18th सेंचुरी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच का जो टकराव था वो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। तो क्या हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, फिर क्या हुआ, तो बंगाल के जो नवाब थे असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, वो अपना पावर और ऑटोनॉमी जो है उसको असर्ट कर रहे थे, यानी कि उसका दावा कर रहे थे। एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम, जैसा कि अदर रीजनल पावर उस टाइम कर रही थी। मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। यानी कि मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है कि बंगाल के क्या बने, नवाब बने, ठीक है? तो यहाँ पे समझना इस चीज को, क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो बंगाल का जो नवाब थे और जो कंपनी थी उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी पावर और ऑटोनॉमी को क्या किया, अपनी पावर और ऑटोनॉमी का दावा किया, ठीक है? एज अदर रीजनल पावर वर एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम जैसे अदर रीजनल पावर कर रही थी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि उस टाइम जो रीजनल पावर थी वो क्या कर रही थी, अपनी पावर का और इकोनॉमी का असर्ट कर रही थी, दावा कर रही थी। तो उसके बाद क्या, मुर्शिद कुली खान थे, उनके बाद अलीवर्दी खान, उनके बाद जो है सिराजुद्दौला जो है कि बंगाल के नवाब बनते हैं। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रांग रूलर, इनमें से सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग रूलर थे, बहुत स्ट्रांग रूलर थे। जैसे कि मुर्शिद कुली खान भी थे, सिराजुद्दौला भी, अलीवर्दी खान भी। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कंसेशन देने से कंपनी को। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, denied it any right to mine coins and stopped it from extending its fortifications। और अब इन्होंने और क्या किया, पहला तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि कंपनी को कंसेशन नहीं देंगे, और उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर तुमको व्यापार करना है, अगर तुमको व्यापार का अधिकार चाहिए तो उसके लिए तुमको लार्ज ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। डिनाइड इट एनी राइट टू माइन, और इन्होंने डिनाइड कर दिया आप कोई भी कॉइन जो है माइंड नहीं कर सकते। एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और बोला कि तुमको अब जो है कंपनी अपना फोर्टिफिकेशन जो है उसको एक्सटेंड नहीं करना है। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab। Accusing यानी कि accuse का मतलब होता है आरोप लगाना। Deceit मतलब क्या होता है, मतलब होता है छल, ठीक है? Deceit accuse मतलब आरोप लगाना, deceit मतलब छल, एंड depriving मतलब होता है कि वंचित करना, और undermining मतलब कमजोर पड़ना, ठीक है? तो क्या हुआ कि पहले तो हमने देखा कि उसने जो मुर्शिद कुली खान थे, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, इन्होंने क्या किया, कंपनी को, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे, इन्होंने कंपनी को रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कंसेशन नहीं देंगे, और इनसे बोला कि अगर आपको राइट चाहिए ट्रेड ट्रेड करने का, व्यापार का अगर आपको अधिकार चाहिए तो आप हमको लार्ज ट्रिब्यूट दो। और उसके बाद इन्होंने बोला कि आप कोई भी कॉइन मिंट नहीं कर सकते। मिंट यानी मिंट का मतलब होता है कि सिक्का डालना, मिंट बोलो या माइन बोलो, ठीक है? तो मतलब सिक्का डालना, बोला कि आप कोई भी कॉइन नहीं डाल सकते। और अब जो फोर्टिफिकेशन है, जो सेटलमेंट के अराउंड फोर्टिफिकेशन था, उसका एक्सटेंशन भी इन्होंने रोक दिया। और तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्यूज किया कंपनी को, इन्होंने कंपनी को छल करने का आरोप लगाया, और उन्होंने क्लेम किया कि कंपनी जो है बंगाल गवर्नमेंट का एक ह्यूज अमाउंट रेवेन्यू का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है कि
नुकसान कर रही है या नहीं दे रही है, एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, और जिससे कि नवाब की जो अथॉरिटी है वो कमजोर पड़ रही है। ठीक है, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट जो है कि आरोप लगा दिया कि कंपनी की वजह से जो बंगाल सरकार का जो रेवेन्यू की वसूली जो है वो कम होती जा रही है, और इससे क्या हो रहा है कि नवाबों की जो ताकत है, जो अथॉरिटी है, वो कमजोर पड़ती जा रही है। इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल। कंपनी जो थी वो टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, और जो उसके अफ़सर थे उन्होंने अपमानजनक जो है कि चिट्ठियाँ लिखी, बहुत अपमानजनक, डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब बहुत ज़्यादा अपमानजनक लेटर्स लिखे, एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है कि अपमान करना, अपमानित करना, ठीक है? तो उन्होंने टैक्सेस देने से मना कर दिया, और टैक्स तो दे ही नहीं रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जो नवाब थे उनको डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिखा, और उसके बाद उन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया क्या, नवाब और उनके ऑफिसर्स को अपमानित करने का। किसने ट्राई किया? कंपनी के लोगों ने। The company on its part declared that the unjust demand of the local officers were ruining the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. डिक्लेयर करना यानी कि कहना, अनजस्ट का मतलब होता है कि अन्यायपूर्ण। ठीक है, तो कंपनी ने अपने साइड से डिक्लेयर किया, अपने साइड से बोला कि अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिसर्स वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ने बोला कि जो अनजस्ट डिमांड है, अनजस्ट डिमांड है किसका? लोकल ऑफिसर्स का, वो उससे क्या हो रहा है कि कंपनी का जो ट्रेड है वो नुकसान हो रहा है, ड्यून हो रहा है। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश, मतलब फलना-फूलना, ट्रेड जो है, जो व्यापार है, तभी फल-फूल सकता है, ओनली द ड्यूटीज आर रिमूव्ड, अगर और जब ड्यूटीज रिमूव कर दिया जाए। इट वाज आल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट, बाई अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स। कन्विंस का मतलब होता है श्योर होना, या इन श्योर होना, ठीक है? या यकीन होना। तो जो कंपनी थी उसको यकीन था कि टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज सेटलमेंट, की ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए इसको अपना जो सेटलमेंट है उसको एनलार्ज करना पड़ेगा। ठीक है? बाई अ विलेज बाई करने पड़ेंगे, यानी खरीदने पड़ेंगे, एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट, और इनके जो फोर्ट हैं उसको फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है? द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना-सामना होना। ठीक है? एक कॉन्फ्लिक्ट धीरे-धीरे इतना ज़्यादा बढ़ती गई, इससे एक दूसरे का जो दोनों कंपनी थी और जो नवाब थे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एंड फाइनली कल्मिनेटेड मतलब कल्मिनेट मतलब खत्म होना या समापन होना। जो ये कन्फ्रंटेशन था या जो कॉन्फ्लिक्ट था, एज ए फेमस बैटल ऑफ प्लासी के रूप में कल्मिनेट हुआ या खत्म हुआ।